हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं हमारी साइबर सिक्योरिटी फील्ड पे एक ऐसे यंगेस्ट हैकर के बारे में, या आप कह सकते हैं ऐसे पहले यंगेस्ट हैकर के बारे में जिसे उसके बचपन में ही माइनर्स के जेल में भेज दिया गया था बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम। यस लर्नर्स, ये स्टोरी है द ट्रेजिक लाइफ ऑफ जोनाथन जेम्स। ये स्टोरी स्टार्ट होती है रॉबर्ट जेम्स और जॉनी जेस्ता, हस्बैंड वाइफ्स, जिन्हें एक बेबी होता है 12 ऑफ दिसंबर 1983 में, जिसका नाम रखा जाता है जोनाथन जोसेफ जेम्स। जोनाथन के फादर यानी रॉबर्ट जेम्स एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे एक बड़ी कंपनी में, और इसी वजह से उनके घर पे स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर था। सो जोनाथन स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर्स के साथ फेमिलियर था। 6 साल की एज तक वो कंप्यूटर्स में कंटिन्यूस गेम खेलता रहता था, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा गेम खेलता था। एंड इसी वजह से उसके फादर ने काफ़ी टाइम्स जो कि इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनका बेटा कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताता है, काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलता है। और इसी चीज़ को थोड़ा रिजॉल्व करने के लिए उन्हें पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अलग अलग पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल करें, यानी अलग अलग तरीके की लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगाई ताकि वो गेम्स तक ना पहुंच सके या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ना कर सके जिससे उसका टाइम गलत जगह इन्वेस्ट हो। बट ये जोनाथन को एक चैलेंज की तरह लगा और जोनाथन ने यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से कई बार अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके अपने टास्क को पूरा करा। अगर उसे गेम खेलने थे तो गेम खेला, इंटरनेट सर्फ करना तो इंटरनेट सर्फ करा। और इसी के साथ साथ उसे ये चीज़ें समझ आने लगी कि एग्जैक्टली कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। धीरे धीरे उसका नॉलेज, उसका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग की तरफ गया, तो उसने वहाँ पे सी प्रोग्रामिंग सीखी। एंड एक दिन जब जोनाथन के फादर अपने घर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनकी मशीन में जहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था, जोनाथन ने उस कंप्लीट विंडोज़ को रिमूव करके वहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल कर दिया है, केवल ये जानने के लिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। अब लर्नर्स, अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो हमारा इंटरनेट यानी www वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुआ था 1990 में, एंड जो सबसे पहला ब्राउज़र इंट्रोड्यूस करा गया था वो ब्राउज़र इंट्रोड्यूस करा गया था 1993 में, जिसका नाम मोज़ैक था, जिसको लेटर ऑन नेटस्केप के नाम से भी जाना गया, जो कि फर्स्ट ब्राउज़र था। लेकिन जोनाथन उस टाइम में और उस एज में यानी 6-7 साल की उम्र में, जहाँ पे ना ही इंटरनेट पे ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा यूजर्स हैं, और साथ ही साथ सीखने के लिए लर्निंग रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है जितने आज अवेलेबल है, उस टाइम पे जोनाथन ने सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दिया था। बट उसका ओवरऑल ये नेचर, उसका बिहेवियर देख के उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो गए थे। उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंप्यूटर्स के साथ बीतने लग गया था, और इसी वजह से उसके स्कूलिंग ग्रेड जो थे वो दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। उसके पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट होकर ये डिसाइड करा कि हम कंप्यूटर का एक्सेस यहाँ से ले लेंगे, यानी जोनाथन को कंप्यूटर नहीं देंगे। और जोनाथन ने वहाँ पे एक ऐसा एक्शन लिया जिसमें वो अपने घर से भाग गया, और पुलिस के सपोर्ट से जब जोनाथन मिला तो उसका ये कहना था कि मैं अपने मार्क्स सुधारूंगा, अपनी स्कूल में अच्छा परफॉर्म करूंगा, मुझे कंप्यूटर का एक्सेस फिर से दे दिया जाए, यानी कंप्यूटर फिर से दे दिया जाए। बट उस वक्त वो ये नहीं जानता था कि जोनाथन के पास उसके स्कूल डेटाबेस का भी एक्सेस था, जिसकी वजह से उसने अपनी मर्जी से अपने ग्रेड्स भी चेंज करे। एंड इसी तरीके से जोनाथन के एक्शंस साइबर क्राइम की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गए। लर्नर्स, अगर हम जून से अक्टूबर मंथ को ध्यान से देखें 1999 में, तो उस वक्त जोनाथन जेम्स ने काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स अटेम्प्ट करे, और उसी वक्त जो सबसे पहला बड़ा साइबर क्राइम जोनाथन ने अटेम्प्ट करा वो था एक बड़ी कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पे, बेल साउथ। एंड खास बात यह लर्नर्स, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसके पास सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं ये चेक करने के लिए कि क्या उनके डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हुए या नहीं हुए, उन्हें फिर भी इस अटैक के बारे में नहीं पता था, अनटिल कुछ टाइम बाद जोनाथन ने खुद कन्फेस करा और बताया कि आपके यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटीज थी जिसकी वजह से वो उन मशीन्स को एक्सेस कर पाया। लेकिन न्यूज़ और लॉज कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं हो पाया कि उसने वहाँ से कुछ डेटा चुराया या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी जिससे किसी को नुकसान हो। बट बिकॉज उसने विदाउट परमिशन सिस्टम्स का उन डेटा का कंट्रोल लिया था, एंड इस वजह से उस पर लॉ एंड इन्फोर्समेंट की तरफ से कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। अब उस छोटी सी एज में जब उसको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी तो साइबर क्राइम की तरफ उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसने अपना नाम रखा कॉमरेड, जिसमें सी के बाद जो ओ आ रहा है वहाँ पे एक 0 लिखा हुआ, और सबसे पहला अटैक उसने यूएस में परफॉर्म करा DTRA पे, जो कि है डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जो ओवरऑल यूएस को डिफरेंट थ्रेट से बचाने की कोशिश करती है। तो उसकी ओवरऑल जो वर्किंग थी वो ये थी कि यूएस पे होने वाले किसी भी थ्रेट से हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कैसे यूएस को बचा सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ उसने अटैक करा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी नासा पे। एंड देखा जाए लर्नर्स तो यहाँ पे हुआ ये था कि इसने डायरेक्टली इन कंपनीज पर अटैक नहीं करा। जून 1999 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे उसने क्या करा, उसने एक मिलिशियस बैकडोर क्रिएट करा और वो इंटरनेट पे ढूंढ रहा था कुछ वल्नरेबल सिस्टम्स जिन्हें वो एक्सप्लॉइट कर सके, जिन्हें वो हैक कर सके। वहाँ पे उसने कॉम्प्रोमाइज़ करे 13 से ज़्यादा कुछ कंप्यूटर्स। यहाँ पे उसने जो 13 कंप्यूटर्स हैक करे बैकडोर्स की मदद से, उन कंप्यूटर्स का इससे पूरा रिमोट एक्सेस मिल गया।
एंड उनमें से कुछ कंप्यूटर्स थे MSFC के, मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के, जो कि बेसिकली और कुछ नहीं नासा का ही एक हिस्सा है, नासा का ही एक टुकड़ा है जहाँ पे मैनेज करा जाता है स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़, रॉकेट लॉन्चिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और सैटेलाइट से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होती है उनको मैनेज करा जाता था यहाँ पे। एंड बिकॉज जोनाथन ने इनके सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था बैकडोर्स की मदद से, तो वहाँ से उसने कुछ डेटा चुरा लिया जिसकी वर्थ थी $1.7 मिलियन। एंड इस बारे में बाद में पता पड़ा जब नासा के एक स्पोक पर्सन ने ये बताया कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वर्थ 1.7 बिलियन है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है जो कि यहाँ पे जोनाथन ने चुराया था। इस सॉफ्टवेयर के जरिए टेम्परेचर और कुछ बाकी चीज़ों को मैनेज करा जाता था स्पेस एक्टिविटीज़ के अंदर। एंड इस वजह से, इस ब्रीच की वजह से नासा को अपने सिस्टम्स 21 डेज के लिए बंद रखने पड़े, जिसकी वजह से नासा को लॉस हुआ $41,000 का। देन नासा ने ये पूरा केस FBI को समझाया और FBI ने इस केस को ओवरटेक कर लिया। एंड इस दौरान जोनाथन को नहीं पता था कि उससे रिलेटेड ट्रैकिंग जो है स्टार्ट हो गई और FBI को लग रहा था कि सर ये अटैक शायद कोई एक बड़ा साइबर क्रिमिनल्स का ग्रुप जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसे ढूंढने में लगे हुए थे। और जोनाथन यहाँ पे रुका नहीं, जोनाथन ने स्टार्ट करा एक और अटैक वर्जीनिया में, जहाँ पे वो बैकडोर्स के जरिए कुछ और सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। एंड कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद उसने उन मशीन्स में स्नाइपर्स जो होते हैं वो इंस्टॉल कर दिए जो नेटवर्किंग में आते जाते पैकेज पर नज़र रखते हैं। तब उसके पास कंट्रोल आ चुका था नेटवर्किंग में होने वाली एक्टिविटीज़ पे कुछ नज़र रखने का। अब ये जो सिस्टम्स थे ये थे DTRA के, जो कि डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसीज थी, जो थ्रेट्स का ध्यान रख रही थी, US गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश कर रही थी अलग अलग तरीके के थ्रेट से। तो यहाँ पे जब उसने नेटवर्किंग के पैकेज को स्निफ करा, यानी उनके बीच में जो डेटा जा रहा था उसे देखा, तो उसे मिले 19 यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स जो कि क्रेडेंशियल्स थे उन्हीं के एम्प्लॉयज़ के। और ये पहली बार पेंटागन की एक सब्सिडरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया था। इससे पहले यहाँ पे सबको लगता था कि हम सिक्योर है, सेफ है, साइबर अटैक्स जैसी चीज़ें उन पर परफॉर्म नहीं हो सकती, उनमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ नहीं है, ये एक थिंकिंग वहाँ पे थी। बट जोनाथन के अटैक्स के जरिए ये अवेयरनेस फैल चुकी थी कि अभी भी डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं और एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 16-17 साल है वो हमारे डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहा है। और एक दिन सुबह 26 जनवरी 2000 में कुछ सीक्रेट एजेंट्स विद बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड गन्स रेड करते हैं जोनाथन के घर पे, जहाँ पे उन्हें 4 कंप्यूटर्स, एक लैपटॉप और एक पॉकेट कंप्यूटर मिलता है, जिसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद और जोनाथन की इंक्वायरी करने के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है और जोनाथन कन्फेस कर लेता है कि उससे ये क्राइम्स हुए हैं। वो वहाँ पे अपना पूरा सपोर्ट देता है और वो अपने ये क्राइम्स को जो है वहाँ पे कन्फेस कर लेता है। सो आफ्टर ऑल दिस कन्फेशन जोनाथन को गिल्टी माना जाता है 2 बड़े क्राइम्स के लिए जो कि उसने परफॉर्म करे नासा पे और एक DOD यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पे। एंड ये सब हुआ जब जोनाथन 16 साल का था। अब बिकॉज 16 साल की उम्र में एक बच्चे ने साइबर क्राइम अटेम्प्ट करा और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पे डिफाइन करना मुश्किल था कि एग्जैक्टली जोनाथन के साथ क्या करा जाए। तो सबसे पहली जो वर्डिक्ट आई वो ये थी कि जोनाथन को 6 महीने तक जेल में रखा जाएगा, जेल जो कि माइनर्स के लिए बनाया गया है। बट लेटर ऑन इस वर्डिक्ट को चेंज करा गया, बट जल्द ही इस वर्डिक्ट को वापस चेंज करा गया और ऐसा कहा गया कि जोनाथन को 6 मंथ्स के लिए होम अरेस्ट करा जाएगा और कंप्यूटर्स बिल्कुल बैन रखे जाएंगे, कंप्यूटर्स का एक्सेस उसे नहीं मिलेगा, इंस्टेड ऑफ कि उसको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ज़रूरत हो। एंड साथ ही साथ एक अपॉलॉजी लेटर जो कि उसे भेजना था नासा एंड DOD को, एंड उसे पूरा प्रोसेस बताना था कि उसने किस तरीके से डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करा ताकि उन्हें वापस सिक्योर करा जा सके। एंड जोनाथन ने यहाँ पे से बहुत सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज कुछ टाइम बाद जोनाथन स्ट्रीट्स पे मिला और जब उसके ब्लड टेस्ट करे गए तो उसके ब्लड में ड्रग्स पाए गए। दैन उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर यानी एक प्रिजन जो माइनर्स के लिए बनाया गया है वहाँ पे भेज दिया गया, जो कि अल्बामा करेक्शन फैसिलिटी थी। और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी गई कि इन फ्यूचर कोई भी पर्सन साइबर क्राइम करने की ना सोचे, बिकॉज उनको दिख गया कि साइबर क्राइम करने के बाद किसी के साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी गई थी। और जोनाथन ने भी अपने कुछ इंटरव्यूज़ में ऐसा कहा कि मेरे ये जो इंटरेस्ट है गलत तरफ चला गया था, जिसकी वजह से मुझे जेल भेज दिया गया और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि दोबारा कभी भी ऐसी एक्टिविटी ना करूँ। मैं अपनी जो भी फन एक्टिविटीज़ है, जो भी फन मुझे मिल रहा था, जो भी एक्साइटमेंट मुझे हो रहा था, वो अब मैं किसी और चीज़ में ढूंढूँ। एंड उसके बाद जब जोनाथन जेल से फ्री होके आया तो उसने सारे कनेक्शंस तोड़ दिए। वो नॉर्मली ऐसी किसी एक्टिविटी में नहीं मिल रहा था और लोगों से इनफैक्ट ज़्यादा मिल और बातचीत भी नहीं कर रहा था। तो उसके फादर ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया था, वो ये था कि फिलहाल डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं। उसके कुछ टाइम बाद लर्नर्स जब जोनाथन अप्रॉक्स 18 साल का था तो उसकी मदर की डेथ हो गई ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। एंड जनवरी 2007 में ऐसा ही एक और बड़ा अटैक हुआ TJX पे, जो बेसिकली एक डिपार्टमेंटल स्टोर थी। इस डिपार्टमेंटल स्टोर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया था, इसके अलग अलग ब्रांचेस थी, इनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया था, जिसमें कई सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा लीक हो गया। उनके क्रेडेंशियल्स, उनकी डिटेल्स, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऐसी कई सारी उनकी जो ट्रांजेक्शनल डिटेल्स थी, ऐसी कई सारी चीज़ें वहाँ पे लीक हो गई।
जो कि एल्बर्ट नाम के एक लड़के ने करा था, जिसकी एज थी 28, और 28 की इस एज में ये अटैक करने के बाद वो बन चुका था एक मल्टी मिलियनर। और इसी के साथ साथ जब यहाँ पे और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करा गया तो कई सारे नाम यहाँ पे लीक हुए। इन नामों में कुछ ऐसे नाम थे जैसे कि JJ, JW एंड क्रिस्टोफर स्कॉट। अब यहाँ एग्जैक्टली हुआ ये कि जो क्रिस्टोफर था वो दोस्त था जोनाथन जेम्स का, और जोनाथन जेम्स को कनेक्ट कर लिया गया जीजे के साथ, क्योंकि एक यही नाम साथ में निकल के आया था। तो जब जोनाथन से कनेक्ट करा गया तो जोनाथन ने इस चीज़ से डिनाई करा कि नहीं, उसने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है। बट फिर भी एक बार एजेंट्स के जरिए उसके घर पे रेड जरूर करी गई, और उस पूरी रेड में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ऐसा कंफर्म हो कि जोनाथन TJX के इस अटैक में शामिल है। लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें मिली जैसे कि एक लाइसेंस्ड गन और साथ ही साथ एक सुसाइडल नोट। उस वक्त उन एजेंट्स ने उस गन को जब्त नहीं करा था क्योंकि वो एक लाइसेंस्ड गन थी। उसके 2 वीक बाद ये पाया गया कि जोनाथन ने अपने बाथरूम में सुसाइड कर लिया, जिसमें उसने अपने सिर में शूट करा और साथ में एक सुसाइड नोट छोड़ा। और सुसाइड नोट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो पब्लिश होकर हटा दी गई थी, कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रॉपर पब्लिश हुई थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि मैं इस साइबर क्राइम में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। ये जो TJX अटैक था मैं उसमें शामिल नहीं था। मैंने जो लास्ट क्राइम करे उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है, बट फिर भी मुझे अभी इसमें इन्वॉल्व करा गया। और इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रहा था, उसके साथ और कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई थी, तो यहाँ पे जोनाथन ने सुसाइडल नोट्स में ये सारी बातें डिफाइन करी। सो लर्नर्स, इस यंग एज में हमारी इस फील्ड का एक बहुत ही टैलेंटेड बॉय जिसको सुसाइड करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटीज़ जो उसने परफॉर्म करी साइबर क्राइम के अंदर। सो लर्नर्स, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम जो नॉलेज आज ले रहे हैं उसका यूज़ बहुत ही सोच समझ कर और बिल्कुल सही तरीके से एथिकली ही परफॉर्म करें। आई होप आप सभी को जोनाथन जेम्स की इस कंप्लीट स्टोरी के जरिए काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी, आपको पता पड़ा होगा कि साइबर क्राइम आप लोग के लिए कितना ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोग ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेशन के जरिए हमें ज़रूर अपडेट करें। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।